अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज 7 डे सीरीज का हमारा 4th डे है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, 9th क्लास फिजिक्स की बुक जो कि न्यू आई थी। इज दैट क्लियर? आज हमारा टारगेट चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। माय डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी फर्स्ट डे से, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हमने अपलोड कर लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे बच्चों के रिटेंशन की टेंशन थी। बच्चों ने जिन बच्चों ने देखा है वाकई उन्होंने एंजॉय किया है, वाकई ही जो है वो काफी देर तक उस वीडियो को वॉच आउट करते रहे और अपने नोट्स बनाते रहे। और कुछ बच्चे जो फिजिकली मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने मुझे इस वीडियो के बाद अपने नोट्स भी चेक कराए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल डन। इसी तरीके से मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। आप लोग बेटा हर ख्वाब हर चीज को आप अचीव करते हैं अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी, आप इस एक काम करें, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रीवियस तीनों सीरीज की आपने वीडियोस देखनी है। आपके न्यूमेरिकल्स की जो वर्थ है ना, वर्थ जैसे वर्थ कहते हैं न्यूमेरिकल्स की, बोर्ड की एग्जाम्स में 9th क्लास के बोर्ड की एग्जाम्स में जो आप लोगों की न्यूमेरिकल्स की वर्थ है, अगर आप लोग ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरा बेटा आप 60 में से 18 मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। और साथ में 12 मार्क्स एमसीक्यूज की लगा लें, जो कि वो भी मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। टोटल 30 मार्क्स जस्ट इन 2 चीजों के अंदर से आप गेन कर सकते हैं। तो इमेजिन करें कि इंपॉर्टेंस कितनी है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो मैं जो है वो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यूमेरिकल्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखें, हम जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि हमने क्या करने होते हैं, उनके फार्मूलाज उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने और उन क्वांटिटीज के यूनिट्स जो फार्मूला में यूज हुई है उनके हमने यूनिट्स याद करने हैं, एसआई। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। पहला फार्मूला टॉर्क का है, टॉर्क, ठीक है, टी फॉर टॉर्क, यहाँ पे तीसरा लिखेंगे एफ फॉर फोर्स, एल का मतलब है मूवमेंट आर्म। ठीक है, मूवमेंट आर्म एक डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू एक्सियल रोटेशन तक, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब नीचे भी मूवमेंट आर्म ही है। फोर्स को मैंने W से कन्वर्ट कर दे जो कि वेट है, और L को मैं R से भी जाहिर कर सकता हूं। ठीक है, ये दोनों फार्मूले जो है वो टॉर्क के फार्मूले हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, हमारे पास एक टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। उसके क्या है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होता है एक्स और एक होता है वाई, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक का फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एक का है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब इन 2 फार्मूलों को याद रखना थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट होती है, बच्चे एफ एक्स के साथ कभी साइन लगा देते हैं और एफ वाई के साथ कभी कोस लगा देते हैं। बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरी बात सुनो। आपको एबीसी आती है? जी सर आती है। एक्स और वाई एंड पे आता है ना, एक्स वाई जी। एक्स और वाई में पहले कौन आता है? एक्स आता है, फिर कौन आता है? वाई आता है। ठीक है, अब उधर कोस और साइन है, 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज किए ना, कोस और साइन। अब कोस में सी पहले आता है या एस पहले आता है एबीसी में, तो वहां से सी पहले आ रहा है और यहां से एक्स पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले आ रहे हैं वो आप पहले यूज करें, यानी कि एफ एक्स, एक्स पहले आ रहा है तो वहां से सी और एस में सी पहले आ रहा है, तो एक्स पहले आ रहा है, सी भी पहले आ रहा है, तो एक्स का क्या आएगा? कोस। वाई बाद में आ रहा है एक्स वाई में, तो वाई बाद में आ रहा है, तो सी और एस में कौन बाद में आ रहा है? एस बाद में, यानी कि साइन। ठीक है, तो वाई के साथ क्या आएगा? साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद मेरा बेटा, अब फोर्स को जो है हमने स्प्लिट किया था, ये फोर्स को स्प्लिट किया था, फिर फोर्स को जोड़ा था कंपोनेंट्स के जरिए से। ठीक है, तो उसमें 2 फार्मूलास हमारे पास सामने आए थे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके डायरेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। यहां पे आगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स को थीटा से जाहिर करेंगे। यहां पे tan इनवर्स इसका फार्मूला है, एफ वाई ऊपर और एफ एक्स नीचे। यहां पे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता होता है। ये एमसीक्यूज 2 तरीके से आता है। आपसे पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहां आपसे आ जाता है tan इनवर्स को उधर ले जाए तो tan थीटा बन जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये एमसीक्यूज भी आता होता है। आप इसको भी रिमेंबर करना है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको भी एक्स ऊपर लिखते हैं वाई नीचे लिख देते हैं। इसको मैं याद वाला कैसे करवाता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई नीचे। कैसे? वाई का कद लंबा है और एक्स का कद क्या है? छोटा है, तो बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई नीचे। इज दैट क्लियर? ये भी आपने बोलना नहीं है। अब इधर आ जाए इंपोर्टेंट यूनिट्स की तरफ, बस थोड़े से यूनिट्स है। टॉर्क का न्यूटन मीटर एमसीक्यूज में आया था बोर्ड में। फोर्स और वेट के यूनिट बार बार पढ़ते आ रहे, न्यूटन है। यहाँ पे लेंथ है और ये भी मूवमेंट आर्म है, दोनों मूवमेंट आर्म को जाहिर करता है। रेडियस है बेसिकली, ये लेंथ जिसे मूवमेंट आर्म कहते हैं, और इसके यूनिट क्या होता है? मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चंद फार्मूलाज और चंद हमारे यूनिट्स।
इन्हीं फार्मूलों को यूज करके इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 4 के 10 के 10 न्यूमेरिकल आज ही इसी वीडियो के अंदर करने हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बेटा दुरूद पाक पढ़ें और डन लिखे कमेंट के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो 4.1 के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास भी बुक ओपन हो, पेज नंबर आप लोगों ने 103 ओपन करना है। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। एक कार्ट के ऊपर जो है 200 न्यूटन फोर्स लगाई गई है। इट्स मीन यहां पे 200 हमारे पास क्या है? फोर्स है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री के एंगल से जो है वो कार्ट को वो मूव करवाया गया। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। एक्स कंपोनेंट आपने फाइंड करना जो कि एफ एक्स है, वाई कंपोनेंट फाइंड करना जो कि आपके पास एफ वाई। मैंने आप लोगों को इनके फार्मूला से दिखवाए थे, तो वो फार्मूला एक्स कंपोनेंट का क्या था? वो हमारे पास फार्मूला था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहां पे आपके पास एफ जो है वो आपके पास 200 है, उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट में रख के करूंगा, और कॉस थीटा मतलब आपके पास एंगल कितना है? जो कि 30 डिग्री है। अब मेरा बेटा आपको यहां पे कैलकुलेटर की जरूरत है, कैलकुलेटर पकड़ ले, मेरे साथ साथ जो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में। कैलकुलेटर में आपके सामने कोस का बटन होएगा, आपने उसको प्रेस करना है। ये रहा कोस और ये रहा 30। तो जब आप कोस का बटन और उसके आगे 30 लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ आंसर इस तरह से देगा। अब आपने इस वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे पास कुछ आंसर आया 173.2। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चाहे वो कौन सा भी कंपोनेंट हो, एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट हो, वेट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, व्हाटएवर किसी भी किस्म की फोर्स हो, फोर्स का यूनिट हमेशा क्या रहना है? न्यूटन। अब मेरे बच्चों ने बी पार्ट में क्या फाइंड करना है? वाई कंपोनेंट, और उसका फॉर्मूला क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब मेरा बेटा जी एफ वाई एज इट इज, फोर्स आपके पास कितनी है? 200, और साइन और थीटा आपके पास कितना है? 30। मेरा बेटा जी जब आप कैलकुलेटर से साइन का बटन दबा के आगे 30 लिखेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा। 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 100। और फोर्स एफ वाई का कंपोनेंट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका एक पूरा नंबर होता है इसका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4.1 न्यूमेरिकल। अब हम मूव करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम करेंगे 4.2 न्यूमेरिकल। किसमें कहता है अ फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर। फोर्स दी हुई है 30 न्यूटन, तो हमने यहां पे लिख लिया 30 न्यूटन। एट एन नॉब ऑफ अ डोर ओपन इट्स शोन इन फिगर, आगे डायग्राम बनाइए। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। देखिए उसने जहां से फोर्स लगानी और हिंग जहां तक लगी हुई है वहां से लेकर यानी कि हिंग से उसने मूव करना है ना, तो यहां जहां से फोर्स लगा रहा है और जहां तक हिंग दरवाजे की लगी हुई है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया होगा और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? मोमेंट आर्म। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स और एक्सिस रोटेशन तक जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है? मोमेंट आर्म। स्मॉल एल से जाहिर करते हैं, स्मॉल आर से भी जाहिर कर सकते हैं। 1.2 मीटर है। कितना है? 1.2 मीटर। और उसके बाद कहता है कि आप लोगों ने टॉर्क फाइंड करना और बताना कि ये पॉजिटिव टॉर्क है या नेगेटिव टॉर्क है। वो तो हम फाइंड करके आपको मैं बता देता हूं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या था? फटाफट रिवाइज करें। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। ठीक है, टॉर्क 300 फोर्स और एल आपके पास कितना है? 1.2। अब हमने इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैलकुलेटर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 1.2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 360। अब टॉर्क का यूनिट कमेंट में बताएं, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? न्यूटन मीटर। अब बी पार्ट में मेरे बेटा बात सुने, जब आपने किसी चीज को खोलना होता है तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो अभी उसने दरवाजा खोला है, ठीक है, दरवाजा ओपन किया फोर्स लगा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, तो ये आपका दरवाजा ओपन हो रहा है जो कि पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। तो आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ करेगा? पॉजिटिव हुआ करेगा। ठीक है, एज टॉर्क
प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि दरवाजा ओपन हुआ इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है, सो टॉर्क विल बी पॉजिटिव, आपका टॉर्क क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4.2 न्यूमेरिकल। अब हम करने जा रहे हैं 4.3 न्यूमेरिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.3 न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। कहता है 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल, एक मीटर रूल लिया है, वहां पे 2 वेट्स को हमने लटका दिए। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पे हमने एक चीज रखी ताकि ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और बैलेंस तब होते हैं जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, ये बात याद रखनी है आपने। और उसके बाद हमारे पास जो चीजें गिवन है वो आपको मैं बता देता हूं। अब इस तरफ आए, ये राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ डाटा रीड करेंगे। अब मेरे बेटा आपके पास जो वेट है ना, ये जो पहले आ रहा है इसे आप W1 कह दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें, जो कि आप लोगों ने फाइंड करना है, वो आपके पास डायग्राम में भी गिवन नहीं है। उसके बाद इस वेट से लेकर इस बैलेंस, जो इस चीज को, इस स्केल को इन वेट की मदद से बैलेंस कर रहे हैं, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं R से जाहिर करूंगा। अगर ये वेट 1 है तो ये मेरा R1 है, जो कि 40 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर इस स्पॉट से लेकर इस वेट तक का जो डिस्टेंस है वो 32 है। अगर ये W1 है तो ये W2 है, जो कि हमारे पास गिवन भी है 4 न्यूटन, और मैं इसको R2 कहूंगा, जो कि 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे पहले बोला कि अगर आपका ये बॉडी बैलेंस है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट भी इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। वो फॉर्मूला लिखवाना आपको भूल गया था, सॉरी। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है हमें, यहां पे मैं मेंशन भी करता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूवमेंट्स। चले, ये तो डायग्राम है। अब गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास R1 गिवन था 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर आपको पता है नहीं यूनिट होता, मीटर यूनिट होता है। उसके लिए 100 से आप डिवाइड करेंगे, इसको 0.4 मीटर आएगा। W2 जो कि आपके पास 4 न्यूटन, क्योंकि W1 आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो आपको मैं बताया। W2 आपका 4 न्यूटन है, R2 आपका फिर से 30 सेंटीमीटर था। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 30 सेंटीमीटर, और आपने क्या निकालना है, W1 का आंसर निकालना है। और फार्मूला आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये उसने बैलेंस का वर्ड यूज किया, तो यहां पे प्रिंसिपल मूवमेंट्स को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूवमेंट्स। आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड भी इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। और मैंने आपको टार के फॉर्मूले लिखवाए थे, उस तरीके से आपने इसको यूज करना, क्योंकि अब यहां पे वेट का जिक्र आ गया, इसलिए W1 R1 T1 के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क 2 के लिए W2 मल्टीप्लाई R2। अब जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। W1 आपके पास गिवन नहीं है, R1 आप लोगों के पास 0.4 है, क्योंकि आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। W2 आप लोगों के पास 4 न्यूटन है, और R2 मेरे बच्चों वो कितना है, 0.3 न्यूटन है। अब जस्ट करना क्या है, W1 एज इट इज 4 को, सॉरी मैं इसको अरेंज कर लू, 4 इंटू 0.3 ओवर 0.4, ब्रैकेट में लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 है, और उसका आंसर आ रहा है W1 इज इक्वल टू 1.2, और नीचे आपके पास क्या था, 0.4। अब आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 0.4 के साथ, तो आपके पास W1 कितना आ गया, 3 न्यूटन। माय डियर स्टूडेंट, यही चीज हमने क्या करनी थी, इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी थी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी तो आपने इसके लिए काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप चैट्स में, और अपने स्टेटस पर कहीं से भी देख रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। उम्मीद मिलती है, यकीन मिलता है जब मैक्सिमम बच्चे आते हैं, और ज्यादा मोटिवेशंस मिलती है आपको अच्छे तरीके से और आसान मेथड से चीजों को समझाया जाए। आई होप सो को आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी न्यूमेरिकल नंबर 4.3 हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 4.4 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट आप पढ़े मेरे साथ साथ, कुछ चीजें चेंज करनी है। आसीसा बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, चाइल्ड ए वेट, यहां वेट नहीं, यहां पे मैस का वर्ड यूज होगा। वेट काट कर आप क्या लिखे, मैस, क्योंकि किलोग्राम जो है वो वेट की यूनिट नहीं, मैस की यूनिट होता है।
मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई, ये स्टूडेंट एक बैठा हुआ है और जिसका मास जो है वो 30 kg है और ये इस पाइवोट पॉइंट से, बैलेंसिंग पॉइंट से 2 मीटर अवे है, यानी कि दूर है फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। वाइल चाइल्ड बी वेट, वेट ने यहां पे मैस लिखे जो कि 40 kg और एस टू स्टूडेंट जिसका वेज मैस क्या है 40 kg और वो पाइवट से कितना अवे बैठा 1.5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, डिटरमाइन इफ द सीसा इज इक्विलिब्रियम। अब उसने कहा है कि दोनों साइड्स का अपने मोमेंट निकालना है और उसने ये भी बोला है कि अगर ये दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद है ना, तो दोनों का मोमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अब हमारे पास सबसे पहले गिवन है मैस m1 जो कि कितना है 30 kg। अब उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस कितना है r1 जो कि है 2 मीटर। अब इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का जो मैस है जिसे हम m2 से जाहिर करेंगे वो हमारे पास कितना है 40 kg और हमारे पास r2 कितना है, वो हमारे पास है 1.5 मीटर। अब हमने इन चीज में प्रूव क्या करना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तब होगा, ये बैलेंस में तब आएंगे जब इनका क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। और ये चीज हमें कौन बताता है, ये चीज हमें बताती है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। जैसा हमने पिछला न्यूमेरिकल के वैसा ही करना है, वहां पे एक चीज अननोन थी, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, जस्ट दोनों के आंसर्स को क्या करना है, सेम करना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसका फार्मूला क्या था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, वो मैं लाइंस नहीं लिख रहा, आपने लिखनी तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट भी है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको। इज दैट क्लियर, याद रखना आप लोगों ने। W1 क्रॉस R1, W2 क्रॉस R2। अब यहां पर वेट का फार्मूला आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल वीडियो में बताया गया था जो कि इक्वल होता है mg के। तो मेरा बेटा जी, अब यहां पे वेट आपके पास गिवन नहीं है तो वेट का यहां पे फार्मूला लगा दे। वेट का फार्मूला क्या होता है mg, वेट 1 की जगह m1, जी देखो हर जगह जमीन पे क्या है, सेम है, इसलिए वहां पे 1 2 नहीं लिखेंगे। वेट 2 की जगह क्या आ जाएगा, mg फार्मूला होता है वेट, यहां आ जाएगा m2 वेट 2 की जगह और मल्टीप्लाई बाय r2। अब मेरा बेटा ये देखिए m1 कितना आपके पास 30, g आपके पास कांस्टेंट है और r आपके पास कितना है 2, r1 सॉरी, m2 कितना आपके पास 40, g आपके पास कितना है 10 और r2 आप लोगों के पास कितना है 1.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 60 और साथ में ये वाला 0। और टॉर्क फाइंड करें तो न्यूटन मीटर, T1 है ना एक वाला। अब इस तरह भी इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 जो है वो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगर आप लोगों के आंसर में 60 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो उसको सही करें, 600 न्यूटन मीटर इधर भी है और 600 न्यूटन मीटर इधर भी है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर हमारे पास आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4.4 न्यूमेरिकल। अब हम मूव करेंगे आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने 4.4 न्यूमेरिकल करवाया ना, ये मैंने करवाया है मैथ्स के लिहाज से, ठीक है। तो अगर आपके जो नई बुक है उसमें थोड़ी चेंजिंग आई होगी, या तो उसने वेट की जगह मैथ्स का वर्ड यूज किया हुआ है, या वेट का वर्ड रहने के साथ साथ उसने उनको जो किलोग्राम थे उनको न्यूटन में कन्वर्ट किया हुआ है, सही है। तो हम उस लिहाज से भी आपको करवा देते हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको करवा देता हूं। तो आपका जो है वो मुश्किल नहीं है भाई मेरे लिए। तो आपका अगर फॉर एग्जांपल W1 है जो कि आप लोगों का कितना था, मेरे पास डाटा भी मौजूद है, ये रहा, वो है 30 kg है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा 30 न्यूटन न्यू बुक के मुताबिक, ठीक है, जो नई चेंजिंग है ये थोड़ी सी। और इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर अवे। अब उसके बाद इसका W2 क्या है, वो आप लोगों के पास 40 kg अगर कहीं को लिखा हुआ है तो वेट की वजह से आप उसे न्यूटन करते हैं 40 न्यूटन। तो अब आपने वही चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो उसके लिए ये बैलेंस है या नहीं, सारा कुछ वही चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है। सॉल्यूशन टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। टॉर्क 1 का फार्मूला W1 R1, W2 R2। W1 आपके पास कितना है 30 और R1 आपके पास कितना है 2, W2 आपके पास कितना है 40 और R2 आपके पास कितना है, R2 1.5 था आई थिंक, है ना, हमने वो लिखा नहीं। R2 हमारे पास कितना है 1.5 मीटर।
तो यहाँ पे आएगा 1.5 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 60। ये भी न्यूटन मीटर में और ये भी न्यूटन मीटर में। ये ले, मैंने दोनों डाटा से गिरा दिए, पुराने बुक के तरीके से भी और नई किताब के भी तरीके से। इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब 4.4 दोनों तरीकों से हमने कर लिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 4.5 न्यूमेरिकल। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। A crowbar is used to lift a box shown in figure. If downward force is 250 Newton is applied at end of the bar, how much weight does the other end bar, the crowbar itself, the negligible weight? अब मेरी बात सुनो, मैंने फटाफट पढ़ ली है, अब यहां से समझाता हूं। एक क्रोबर है, यहाँ पे इस हाथ से जो है फोर्स लगा रहा है वो ना, उसके पास एक डंडा है, वो जब नीचे की तरफ फोर्स करेगा ना, और ये चूंज निकली है जो कि इस चीज को ऊपर की तरफ उठा देगी। मैं जब इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ये चीज अपवर्ड फोर्स लगाएगी। सही है? तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना अपने हाथ से, वो हमें गिवन है, जो कि 250 न्यूटन है। अब ये चीज जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका, यहां तक ये जमीन से टच है, यहां से लेकर यहां तक क्रोबर का जो मोमेंट आर्म है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब ये मोमेंट आर्म यहां से यहां तक क्यों बना? क्योंकि ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां से वो फोर्स लगा रहा है, और ये वो चीज है जहां से एक्सिस रोटेशन, जहां से काम होना स्टार्ट हो जाना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मेरा बेटा, जाहिर बात है, ये जिस चीज को उठा रहा है इसका खुद का वेट भी है, और यही चीज आपने वेट किया है वो फाइंड करना है। और इसका यहां से जाहिर बात है फोर्स अप्लाई होगी, और यहां से जो है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसके लिए तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? आप लोगों को ये बात समझ आ गई? अब जो चीजें गिवन है वो आप यहां पे लिखें। सबसे पहले आपके पास फोर्स गिवन है, जो कि आपके पास कितनी है? 250 न्यूटन, जो कि क्रोबर लगा रहा है। अब क्रोबर का और एक्सेलरेशन तक का जो डिस्टेंस था उसको आप R1 से कह दें, वो है 30 सेंटीमीटर। और मेरा बेटा, आप लोगों को पता है सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 0.3 मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद W1 आपके पास, यानी कि जो वेट है वो आपके पास गिवन नहीं है, और R2 आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और आप लोगों ने इसको भी क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, और ये आ जाएगा 0.05 मीटर। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। टू फाइंड, आप लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है? वेट फाइंड करना है उसका जिसको आप उठा रहे हो। ठीक है, जिस चीज को आपने क्या किया हुआ है? उठाया हुआ है। सोल्यूशन, तो मेरा बेटा ये देखें, कुछ मिला जुला न्यूमेरिकल है पिछले दोनों से। R1 R2 आगे, ये F जो कि एक ये खुद वेट है, और ये वेट जो कि हमने फाइंड करना है। तो इसका वही फार्मूला, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो कि क्या होता है? टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। अब यहां पे जो टॉर्क 1 है, यानी कि वो F की शक्ल में दिया हुआ है, आप इसे W भी कह सकते हैं, W1 इसे W2 कर ले, बट मैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के मुताबिक चल रहा हूं। F क्रॉस R1। अब टॉर्क 2 जो कि वेट की शक्ल में, बेटा फोर्स और वेट में फर्क नहीं करना, डाटा फोर्स में गिवन, इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा। आप यहाँ पे W1 R1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट मैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कर रहा हूं। अब T2 यानी कि W2 मल्टीप्लाई बाय R2 जो कि मुझे गिवन है। अब जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें। फोर्स कितनी है? 250 सर जी, पुट कर दी। R1 कितना सर जी? 0.3, बेटा पुट कर दिया। W2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ W लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे W1 है ही नहीं है, तो ये फोर्स खुद एक वेट की शक्ल में है, और ये वेट एक वेट की शक्ल में, इसको ये परेशान नहीं होना इस चीज को। R2 आपके पास कितना है? 0.05। अब मेरे बेटा आप लोगों ने क्या करना है? इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो यहां पे आ गया आपके पास 75 इज इक्वल टू 0.05। अब मेरा बेटा आप लोगों ने 0.05 को 75 इधर आके क्या कर देना है? डिवाइड 0.05, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपके पास वेट आ गया 1500 न्यूटन। जिस चीज को उठा रहे उसका वेट कितना है? 1500 न्यूटन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा 4 नहीं बोल जाता मैं 4.5 न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 4.6 न्यूमेरिकल। कहता है आ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है इज यूज्ड टू ओपन अ नट ऑफ अ कार इफ द टॉर्क required for it 150 न्यूटन मीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। अब बात सुने मेरी,
ये रहा आपका वो रेंच, यहां से आप लगा रहे हैं फोर्स और इस नट को आप कर रहे हैं ओपन। तो ये हो गया आपके एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से नट ने घूमना है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसने हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई इसको आप ओपन करें, ठीक है, ओपन ही कहा था ना, बोला उसने लफ्ज, हम दोबारा से जी जी ओपन करें। जब ओपन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आप इसको घुमाएंगे। तो भाई वो उसने बात भला आपसे क्या कही है, उसने कहा कि भाई मैंने यहां पे एक फोर्स लगाई है, इतना मेरे पास मोमेंट आर्म था रेंच का, और नट को ओपन करने के जो टॉर्क पैदा हुआ है वो उसने दे दिया 150 न्यूटन मीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी फोर्स लगाई है इतने मोमेंट आर्म के रेंच को यूज करके कि आपका टॉर्क 150 न्यूटन मीटर पैदा हुआ है। तो आपने बेसिकली यहां से फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स सबसे पहले गिवन डाटा में मोमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर मीटर में चेंज है करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.3 मीटर। टॉर्क कितना पैदा हुआ है 150 न्यूटन। अब ये जो टॉर्क पैदा हुआ है कितनी फोर्स लगी है, तो ये टॉर्क पैदा आपने वो फाइंड करना है। अब टॉर्क का वर्ड यूज हो गया है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स आपके पास कितनी है वो आपके पास नहीं है, टॉर्क आपके पास है 150, फोर्स मेरे बच्चों ने फाइंड करनी है और ये आपके पास 0.3 है। 0.3 आप यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लाके आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे, और जब आप 150 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, अभी मसले कोई नहीं। 150 डिवाइडेड बाय 0.3 तो आपके पास आ गया 500 न्यूटन। अब मेरा बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हमारा इस सीरीज के चौथे दिन का 4.6 न्यूमेरिकल भी हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जी जो 4.7 न्यूमेरिकल है वो स्टेटमेंट से ज्यादा इस डायग्राम पे इन्हसार कर रहा है। मैंने डायग्राम में कुछ चेंजिंग की, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है, यहाँ मैंने एफ वाई लिखा हुआ है, तो आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो मुझे चाहिए। अब बेटा यहां पे ना हमारे पास एक फार्मूले थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, और यहां पे हमारे पास फार्मूला एक था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बात समझ आ गई। अब हमने करना क्या है इसमें, तवज्जो करनी बस और कुछ भी नहीं। आपके पास जो चीज गिवन है वो इस बॉल का वेट है जो कि 5 न्यूटन है और एंगल गिवन जो कि 60 डिग्री है। आपके पास एक सीधी बॉल थी लटकी हुई, आपने ना उसे हॉरिजॉन्टल उस तरफ जो फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल क्या लगाई फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो एफ है ये वाला एफ, ये एज ए एफ एक्स शो होगा। क्या शो होगा, एज ए एफ एक्स, यानी कि आप इस एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अब जब आपने इसको इस तरफ फोर्स लगाई है तो जारी बात है इसमें टेंशन टी कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा। अब टेंशन क्यों प्रोड्यूस हुई, वेट की वजह से। किसका वेट, इस बॉल का। जब रस्सी में खिंचाव आए तो टेंशन पैदा होती है, तो आपका ये जो फोर्स कंपोनेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, टेंशन में, और आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा इस डायग्राम के मुताबिक। अब ये एफ वाई कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल वाई वर्टिकल होता है ना। अब रस्सी को जब गेंद के जरिए से नीचे खींचा गया तो उसमें एक कंपोनेंट पैदा हुआ टेंशन, जिसे एफ वाई कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एफ वाई है ये आपके पास क्या है, टी, और ये जो फोर्स है ये आपका क्या होगा, सॉरी, ये जो एफ वाई प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, मुझे ये बताएं। जब आपका इस बॉल का वेट डाउनवर्ड था और टेंशन ऊपर की तरफ। मैं आपको एक बात यहां पे बताना पसंद करूंगा कि टेंशन जो प्रोड्यूस होती है, टेंशन फोर्स, वो हमेशा रस्सी में होती है और वेट की वजह से होती है। आप एक रस्सी है उसके नीचे वेट लटका दिया तो ये वेट की वजह से टेंशन पैदा हुई है, तो आपका जो एफ वाई कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और एफ आपके पास टेंशन में चला जाएगा और ये आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। ये दो फार्मूले आपने यूज करने हैं। अब मैं यहां पे यूज करूंगा दूसरा फार्मूला पहले, क्योंकि मेरे पास वेट गिवन है तो यहां से मैं टेंशन जो है वो फाइंड कर सकूंगा, क्योंकि मैंने फोर्स और टेंशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब मेरा बेटा वेट मेरे पास कितना है, 5 न्यूटन, टेंशन मेरा बेटा मैंने फाइंड करनी है साइन 60 एंगल मेरे पास गिवन है। अब मुझे इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है तो कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 वो आपका होता है 0.8 समथिंग समथिंग समथिंग, 5 टेंशन 0.8660। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लाकर डिवाइड कर देंगे,
ये टेंशन आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड, सॉरी इसको नहीं डिवाइड करना, आपने डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाय 0.8660। अपना आंसर जो है वो हम पहले बुक से मैच करेंगे। हमारा आंसर आया है 5.8, 5.77 आया, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 5.8 न्यूटन। टेंशन भी एक फोर्स है जो रस्सी की वजह से पैदा, और रस्सी में खिंचाव की वजह से पैदा होती है। अब हम फाइंड करेंगे इसका बी पार्ट, जो कि ये फार्मूला यूज करके F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। F आप लोगों ने फाइंड करनी है, T आपके पास 5.8 है और cos 60 आप कैलकुलेटर से ले लें, cos 60 तो वो आपके पास आया 0.5। अब आप इस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 2.9 न्यूटन। ये हमारा 4.7 न्यूमेरिकल भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट 4.8 न्यूमेरिकल है, उसके लिए हमें बुक से स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर। If the weight of the sign board is 200 Newton, what is the tension in the each strings? अब मेरी बात सुन, तवज्जो करनी थोड़ी सी। ये साइन बोर्ड है, इसका अपना वेट है, वो है 200 न्यूटन। और साइन बोर्ड जो है एक बैलेंस है, कोई टेढ़ा नहीं है, ठीक है, डायग्राम टेढ़ी लग रही है उसके लिए माजर, साइन बोर्ड बैलेंस है। और साइन बोर्ड को दो कीज के नजरिए से यहां बांध दिया और इन कीज के साथ रस्सियां बांध हुई और रस्सियां साइन बोर्ड के साथ। अभी पिछले न्यूमेरिकल ने एक बात कही कि जब वेट आता है ना तो रस्सियों में खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड होता है, टेंशन अपवर्ड पैदा होती है। तो जो खिंचाव आता है इसे टेंशन कहते हैं। अब एक तवज्जो की है आप लोगों ने, इस रस्सी का इस बैलेंस पॉइंट से और इस रस्सी का इस बैलेंस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर है। अगर ये दोनों रस्सियां इक्वल ना होती तो ये बैलेंस ना होता। अगर इस रस्सी का डिस्टेंस हम बढ़ा देते, साइन बोर्ड उधर ही है, साइन बोर्ड नहीं हिला, तो ये टेढ़ा हो जाता। लेकिन साइन बोर्ड हमारा क्या है, इक्वल बैलेंस है। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से साइन बोर्ड हमारा क्या है, बैलेंस है। अब इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये बैलेंस है तो दोनों तरफ से फोर्सेस क्या लग रही है, सेम। अगर ये इधर फोर्स टेंशन ज्यादा हो जाती है और इधर कम हो जाती तो ये टेढ़ा हो जाता, लेकिन दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम टेंशन पैदा हो रही है, इसलिए साइन बोर्ड आपका क्या है, बैलेंस्ड है। तो अगर ये 200 न्यूटन फोर्स है तो इसका मतलब T1 आप लोगों का क्या होगा और T2 आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों ने फाइंड करना, आप लोगों के ज़हन में आ चुका होगा। अगर वेट 200 न्यूटन है, अब मैंने क्या बोला था, वेट की वजह से टेंशन पैदा होती है, तो T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, बॉडी बैलेंस है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका भी आंसर 100 है, इसका आंसर भी 100 है, क्योंकि दोनों बैलेंस है। 100 + 100 करेंगे तो 200 है। जितना वेट है उतनी टेंशन, जितना वेट है उतनी टेंशन। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पे यूज करेंगे, T1 + T2 इक्वल होगा वेट के। अब T1 भी T होगा, दोनों टेंशंस क्या है, इक्वल है ना, तो T1 को भी T कह दिया, T2 को भी T कह दिया, और वेट कितना आ गया आपके पास, 200। इन दोनों को ऐड किया तो 2T आ गया, 200 T यहां पे एज इट इज 200/2 करेंगे तो आपके पास टेंशन कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। और टेंशन का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन। तो T1 भी आपका 100 न्यूटन और T2 भी आप लोगों का 100 न्यूटन। ये हमारे 8 न्यूमेरिकल हो गए, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अब हम करेंगे 4.9 न्यूमेरिकल, जो कि बहुत सिंपल है। कहता है ये हमने 4 किया था, आई थिंक ये 4.4 किया था, सीसा वाला है वो सेम। एक लड़की है, 30 किलोग्राम मैस है, वो बैठी हुई है अपने पाइवट पॉइंट से 1.6 दूर। एक और लड़की है सीसा में बैठी हुई जिसका मैस 40 kg है और वो बैठी हुई है, वो उसने ये नहीं बताया कि दूसरी लड़की कहां बैठी हुई है, हाउ फार अवे फ्रॉम एक्सिस द गर्ल में सीट। अब दोनों बैलेंस है, शीशा में बैठ गई है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रही, दोनों बैलेंस्ड है। एक का मैस 30 kg है और वो सेंटर से कितना फासले पर है, 1.6 सेंटीमीटर पे बैठी है। दूसरी का मैस है 40 kg और ये कितने जो है डिस्टेंस पे बैठे के दोनों जो हो जाए बैलेंस हो जाए। तो आप लोगों ने वो फाइंड करना है। और इसके लिए आपको पता आप क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो कि टॉर्क T1 इज इक्वल होता है टॉर्क T2 के। इसका फार्मूला W1 R1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई R2। अब वेट आपके पास नहीं गिवन है, वेट का फार्मूला गिवन जो कि mg होता है, W1 इस वजह से m1, W2 यानी कि वेट का फार्मूला m2g मल्टीप्लाई R2। मैस 1 आपका कितना है 30,
जी कांस्टेंट है, सबको पता है। R1 आप लोग के पास कितना है 1.6, M2 कितना आपके पास 40, जी मेरा बेटा आपका कांस्टेंट है, और R2 आप लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, इन तीनों को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो आपका आ गया 480। उसके बाद 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय R2। अब आपने क्या करना है 480 को डिवाइड कर देना है 400 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा R2। तो R2 का आपके पास आंसर तब आएगा जब आप इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 400, तो आपके पास आंसर आया 1.2 मीटर। अगर दूसरी लड़की जिसका मैस 40 kg था वो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी होगी तो वो दोनों बॉडीज क्या होगी शीशा में बैलेंस्ड होगी। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। 4.9 आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में भी आपको डायग्राम बताई हुई है तो सिस्टम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो तवज्जो करें। सेम वही प्रोसीजर जो हमने 4.7 में किया था, इसको 4.9 कर लो पहले, ये बोल जाता। आई थिंक 4.7 में हमने कुछ ऐसा किया था। फोर्स लगाइए, ये बॉक्स है, इस वेट में पहले ये वर्टिकल था, ठीक है। अब जो टेंशन पहले पैदा हुई है वो इस वेट की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा वेट इज इक्वल टू T1 sin थीटा। अब T1 sin थीटा ही क्यों आया है, उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पे दो टेंशन फाइंड करनी है। एक T1 जो इस वेट की वजह से पैदा हुई है, और एक T2 जो इस फोर्स लगने की वजह से ये टेंशन पैदा हुई है, स्ट्रेट वाली जो रस्सी में खिंचाव पैदा है। तो अब जाहिर बात है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है और आपकी वेट की वजह से टेंशन पैदा हुई है, इसलिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है जो कि Fy इज इक्वल टू F sin थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या होता है वो जो आपका तिरछा कंपोनेंट वो आपका क्या होता है रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे जब रेजोल्यूशन फोर्स पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह वो टॉपिक पढ़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। तो वेट आपके पास कितना है 150, T1 आपके पास कितना है वही तो फाइंड करना है sin 60। 150 आपका एज इट इज टाइम sin 60 कितना होता है 0.8660। 150 को डिवाइड करेंगे 0.8660 के साथ, तो आप लोग को इसके लिए क्या चाहिए कैलकुलेटर की जरूरत है आप लोग के पास। तो कैलकुलेटर में हम पहले sin 60 कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्मेशन होगी। अब हमने क्या करना है डिवाइड करना है 150 को अपने 0.8660 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 173.2। T1 कितना आ गया 173.2 न्यूटन। अब आपने ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की वजह से इस रस्सी में जो टेंशन पैदा हुई है यानी कि T2 जो पैदा हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने क्या करना है फाइंड करना है, T2 जिसे Fx कहते हैं, और सारी बात है टेंशन T1 आपकी वही रहेगी और cos थीटा आपका एज इट इज आ जाएगा, ये x कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसलिए cos थीटा है। T2 बच्चों फाइंड करनी है, T1 आपका 170.32 आया और cos 60 आपका पास कितना होता है 0.05 होता है। कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं। cos 60 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 173.2 तो आपके पास कितना आ गया 86.6 न्यूटन। बेटा जी ये हमारे हो गए हैं 10 न्यूमेरिकल। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज के चौथे दिन को भी हमने कामयाब कर लिया अल्लाह पाक के करम के साथ और आप लोगों की मोहब्बत के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ाई करना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी वीडियोस को अपने कंटेंट को बनाने के लिए, आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन को आसान करने के लिए, एजुकेशन को फ्री करने के लिए, तो आपका भी काम बनता है कि आप अपने रील्स की जगह टिकटॉक की जगह जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं वो टाइम जो अपनी स्टडी को दें। किसी ने पूछा कि पढ़ने के लिए हमें पढ़ने के लिए हमें टाइम कैसे निकालना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं निकालना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई के टाइम में से बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तब आप जाके जो एक टॉपर और एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे स्टूडेंट्स बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।